नमस्ते विद्यार्थियों। महाराणा सांगा के बारे में हम पढ़ रहे थे। महाराणा सांगा के बारे में मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं इसके बारे में। आज हम देखेंगे महाराणा सांगा ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। मैंने अगले वीडियो में इनके युद्धों की ट्रिक भी आपको बता दी थी, खा ले बेटा घी में बनाया खाना। लेकिन ट्रिक का विश्लेषण हमने किया था उसके अंदर, लेकिन पूर्ण रूप से मैं आपको नहीं बता पाया था। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था कि खा ले बेटा घी में बनाया खाना। युद्धों की जो ट्रिक थी वो थी खा ले बेटा घी में बनाया खाना। इसमें खाले का मतलब होता है खातोली का युद्ध, बेटा बाड़ी का युद्ध, गागरून का युद्ध, बनाया इसमें होगा बयाना का युद्ध, और खाना ने खनवा का युद्ध। तो इनका जो पहला युद्ध होता है वो होता है कौन सा? खाले, तो खातोली का युद्ध। यहां लिखना आप खातोली का युद्ध। खातोली का जो युद्ध होता है वह होता है 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में ये जो युद्ध होता है वो किन के मध्य होता है? यहां लिखना किन के मध्य। ये होता है राणा सांगा। ये युद्ध होता है किन के मध्य? किसके मध्य? तो ये युद्ध होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके मध्य? इब्राहिम लोदी, अंतिम गुलाम वंश का शासक इब्राहिम लोदी, जो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुआ था। पहला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो कौन था? इब्राहिम लोदी, पानीपत के युद्ध में। ठीक है। और अंतिम लोदी वंश का अंतिम शासक भी है, गुलाम वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। इन दोनों के मध्य हुआ था। किसके मध्य? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। कौन सा युद्ध? खातोली का युद्ध। ये जो खातोली नामक स्थान है वह कौन से जिले में है? बूंदी में स्थित है। खातोली कौन से जिले में है? खातोली कौन से जिले में है? बूंदी में। लिख लेना बूंदी। कहां पर हुआ था ये युद्ध? बूंदी में हुआ था। खातोली कौन से क्षेत्र में? बूंदी में। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। खातोली बूंदी, खातोली का युद्ध। किन के मध्य हुआ था खातोली का युद्ध? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कौन सी जगह पर हुआ था? तो बूंदी में हुआ था। इस युद्ध में यानी कि युद्ध में विजय किसको प्राप्त हुई थी? तो विजय प्राप्त हुई थी राणा सांगा को। विजय प्राप्त हुई थी। पराजय प्राप्त हुई थी किसे? इब्राहिम लोदी को। युद्ध में विजय किसे प्राप्त हुई थी? राणा सांगा को। पराजय किसे प्राप्त हुई? इब्राहिम लोदी को। ठीक है। इसी प्रकार से इन दोनों के मध्य दूसरा युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी जो नामक क्षेत्र है वो कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में है। आपने इसे नोट कर लीजिए आप इस बार इसको। हाँ, अब अपन आगे बढ़ते हैं। बाड़ी का युद्ध, ये तो खातोली का युद्ध हो गया। खातोली के युद्ध में किसे विजय प्राप्त होती है? तो महाराणा सांगा को विजय प्राप्त होती है। पहला युद्ध समाप्त हो चुका है। अब दूसरा युद्ध देखते हैं इनके बारे में। दूसरा युद्ध जो है वो है बाड़ी का युद्ध। बेटा, बेटा का अर्थ होगा बाड़ी। बाड़ी का युद्ध।
बाड़ी का युद्ध। ये युद्ध होता है 1518। किसके मध्य? फिर वही किसके मध्य? ये होता है राणा सांगा इब्राहिम लोदी। कौन सा युद्ध होता है? बाड़ी का युद्ध। कहां पर स्थित है बाड़ी? धौलपुर में स्थित है। धौलपुर। किसकी विजय होती है इसमें? विजय होती है। एक बार पुनः इस युद्ध में विजय हो जाती है किसकी? राणा सांगा की। पराजय किसकी होती है? यही क्रम दोहराया जाएगा कि पराजय किसकी हुई? इब्राहिम लोदी की हुई इस युद्ध में भी। कब हुआ था ये युद्ध? तो 1518 में। लिख लेना आप। देखो, खाले का मतलब आप समझ गए, खाले खातोली का युद्ध, बेटा बाड़ी का युद्ध। अब आएगा गी यानी कि घाघरोन का युद्ध आएगा। ठीक है, हाँ आपने नोट कर लिया होगा इसे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सर ये बाड़ी का जो युद्ध है वो आप लिख लेना 1519 लिखना। 1519 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब अपन आगे देखते हैं घाघरोन का युद्ध। घाघरोन का युद्ध। घाघरोन का युद्ध। ये युद्ध होता है 1519 में। आपको मैंने जो बाड़ी का युद्ध लिखवाया है अभी, उसे आप 1518 और 1519 कर देना। 18-19 कर देना। ठीक है, यानी कि 1518 और 1519 ईस्वी में हुआ था। तो 1519 में कौन सा युद्ध होता है? घाघरोन का युद्ध। किसके मध्य होता है? तो राणा सांगा और मालवा का जो सुल्तान है महमूद खिलजी द्वितीय। मालवा का सुल्तान, मालवा, ये मालवा कहाँ पर आता है? तो एमपी में आता है। ठीक है, वहाँ का शासक है महमूद खिलजी सेकेंड। महमूद खिलजी सेकेंड कहाँ का शासक है? मालवा का। इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध होता है? घाघरोन का युद्ध होता है। लिख लीजिएगा यहाँ, घाघरोन का युद्ध। घाघरोन का युद्ध। ये जो घाघरोन का जो युद्ध होता है, यह युद्ध घाघरोन का युद्ध, ये जो घाघरोन है वो कौन से जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में। झालावाड़ कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। इस युद्ध में विजय किसकी होती है? तो विजय होती है राणा सांगा की। और पराजय किसकी होती है? पराजय होती है महमूद खिलजी द्वितीय की पराजय हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने 3 युद्धों को देख लिया। कितने युद्धों को देख लिया? 3 युद्धों को देख लिया। अब इससे आगे के जो संघर्ष की जो कहानी है उसको हम थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करते हैं कि अब जो बयाना का युद्ध है वो किस प्रकार से होता है, क्या कारण थे बयाना युद्ध के, क्या कारण रहे कि बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुए। तो देखते हैं अपन। आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इस युद्ध के होने के पीछे हिंदुस्तान का महानतम शासक
अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं इसे, मेवाड़ के महाराणा सांगा को। तो सांगा के और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध हुआ, उस बयाना के युद्ध में राणा सांगा की विजय हो जाती है और जो बाबर था उसकी सेना कांपने लग जाती है और मना कर देती हैं कि हम राणा सांगा के साथ में युद्ध नहीं लड़ सकते, और राणा सांगा के साथ में अगर हमने युद्ध लड़ा तो हम पराजित हो जाएंगे, कभी जीत नहीं पाएंगे। ऐसी कल्पना करके बैठ गई थी बाबर की सेना। क्या कारण रहे देखते हैं। युद्ध के कारण, संघर्ष के कारण देखते हैं। संघर्ष के कारणों के अंदर होता क्या है कि राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध के पीछे कारण यही रहता है कि जब दिल्ली पर अधिकार था इब्राहिम लोदी का, उस समय कहा जाता है बाबर जो है अपना एक ग्रंथ लिखता है जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा के अंदर बाबर ने उल्लेख किया है कि महाराणा सांगा ने उसको एक खत लिखा था, एक पत्र लिखा था और कहा था कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। जिस समय आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे उस समय मैं आगरा पर आक्रमण कर दूंगा, यानी कि अपन दोनों एक साथ दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और दिल्ली को फतेह कर लेंगे। ऐसी सूचना भिजवाई जाती है किसके द्वारा? महाराणा सांगा के द्वारा। ऐसा किसके अंदर लिखा गया है? बाबरनामा में लिखा गया है, ऐसा कहा जाता है। तो होता क्या है कि जब बाबर जो होता है वह अपनी सेना लेकर के भारत आ जाता है। भारत आने के बाद में उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दिया, जिसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो इस युद्ध के अंदर बाबर विजय हो जाता है और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाता है। जब इसकी सूचना राणा सांगा को मिलती है और राणा सांगा को पहले से ही उसने सूचित कर दिया था कि मैं भारत पर आक्रमण कर रहा हूँ दिल्ली पर और आपको उसके अंदर हेल्प करनी है, लेकिन राणा सांगा ने किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं की बाबर को। बाबर जीत गया। इसके बाद में बाबर ने कहा ये तो अच्छा हुआ कि मैं जीत गया, अन्यथा अगर मैं राणा सांगा के भरोसे रहता तो मैं हार भी सकता था। इसलिए वह राणा सांगा के प्रति क्रोधित हो गया था और राणा सांगा के साथ में बदला लेना चाहता था। इस वजह से उसने राणा सांगा पर आक्रमण किया था, पहला कारण। दूसरा जो कारण होता है वह संघर्ष का जो दूसरा कारण है वो है दोनों का महत्वाकांक्षी होना, दोनों का महत्वाकांक्षी होना। यानी कि जिस प्रकार से बाबर जो है उसने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारी कठिनाइयों को उसको सामना करना पड़ा है, उसी तरीके से राणा सांगा को भी बहुत सारी प्रारंभ में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको अपने भाइयों के साथ में लड़ना पड़ा, अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु, अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु इन्होंने एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा दिए थे। लगभग इनके शरीर पर 80 घाव हो चुके थे और वे चाहते थे कि पूर्ण रूप से दिल्ली पर वह अधिकार स्थापित कर लें और आसपास के जितने भी छोटे बड़े शासक हैं उन सभी छोटे बड़े शासकों को राणा सांगा भी हराना चाहते थे और इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी साम्राज्य विस्तार को लेकर के। और बाबर जो था वह भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इस कारण उसने राणा सांगा को पराजय करने का निश्चय कर लिया था। वह अपनी जो गद्दी है उसको सुरक्षित करना चाहता था। उसकी गद्दी को अगर कोई छीन सकता था उस समय तो वह भारत के अंदर अगर कोई ऐसा शासक था तो वो था महाराणा सांगा। इस कारण वह महाराणा सांगा को पराजित करना चाहता था। तीसरा कारण जो है वो तीसरा कारण है कि राणा सांगा द्वारा आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेना। जब बाबर था उसने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद में बाबर तो कहाँ पहुंच गया था? दिल्ली। लेकिन जो राणा सांगा है उन्होंने रणथंभौर के आगे पहुंच गए थे और जो इब्राहिम लोदी का जो साम्राज्य था यानी कि सल्तनत का जो साम्राज्य था वहाँ के लगभग 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। किसने? राणा सांगा ने। जब 200 गांवों पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर जो मुस्लिम व्यक्ति थे या मुस्लिम जो धर्म के जो लोग थे उन लोगों को बेघर कर दिया और वहाँ से भगा दिया था राणा सांगा ने। इसकी सूचना किसे मिलती है? बाबर को मिलती है। इस वजह से भी दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, ऐसा कहा
जाता है। चौथा जो कारण है वो चौथा कारण माना जाता है इन दोनों के मध्य राणा सांगा द्वारा अफगान शत्रुओं को आश्रय देना। राणा सांगा द्वारा अफगान के जो शत्रु थे उनको आश्रय देना। इन दोनों के मध्य शत्रुता का कारण यही था कि इब्राहिम लोदी का जो छोटा भाई था, इब्राहिम लोदी का जो छोटा भाई था महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का जो छोटा भाई था उसका नाम था महमूद लोदी। और एक और शत्रु था हसन खां मेवाती। इन दोनों को किसने शरण दी थी? राणा सांगा ने शरण दे दी थी। और ये दोनों किसके शत्रु थे? बाबर के शत्रु थे। यानी कि बाबर के शत्रुओं को शरण दी थी किसने? राणा सांगा ने। राणा सांगा ने इनको शरण देने के कारण बाबर जो था वह राणा सांगा के ऊपर भड़क गया और राणा सांगा के साथ में युद्ध हुआ। और पांचवा कारण था धर्म और संस्कृति को लेकर के। महाराणा सांगा खुद को हिंदुओं का सबसे महानतम शासक मानते थे और उन्होंने अपना दायित्व समझा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का ही शासन रहेगा, दिल्ली की गद्दी पर हिंदुओं का राज रहेगा। और हिंदू धर्म को पुनः बढ़ावा देना चाहते थे, पुनः स्थापित करना चाहते थे राणा सांगा। उस तरफ जो बाबर था वह भारत के अंदर मुस्लिम धर्म की स्थापना करना चाहता था, भारत के अंदर मुस्लिम धर्म का विस्तार करना चाहता था, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था। इन कारणों की वजह से इन दोनों के मध्य युद्ध हुए थे। तो देखते हैं संघर्ष के जो कारण हैं उन कारणों को आप नोट कर लीजिएगा। पहला जो कारण था वो था, यहाँ अपन लिख लेना, राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध के कारण। राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध के कारण मैंने जो आपको बताए थे वो दोनों के युद्ध के कारण थे। राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष के कारण। संघर्ष के कारणों के अंदर जो पहला कारण था वो यही था बाबर ने आरोप लगाया है सांगा द्वारा संधि को भंग करना। ये किसने आरोप लगाया है? राणा सांगा पर बाबर ने आरोप लगाया है कि राणा सांगा द्वारा संधि को भंग करना। अब संधि क्या थी? सुन लीजिएगा एक बार पुनः कि संधि क्या थी। संधि यही थी कि बाबर को महाराणा सांगा ने एक पत्र भेजा था और कहा था कि आप हिंदुस्तान पर आक्रमण कीजिए, जिस समय आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे उसी समय मैं भी आगरा के ऊपर आक्रमण कर दूंगा और हम दोनों मिलकर के इब्राहिम लोदी को मार देंगे और यहाँ से इसको भगा देंगे और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने संधि की थी दोनों ने। तो जिस समय बाबर आक्रमण करने के लिए आ रहा था भारत दिल्ली, और बाबर ने एक संदेश भिजवा दिया था महाराणा सांगा को कि मैं दिल्ली पर आक्रमण कर रहा हूं और आपको इस युद्ध के अंदर आपको सहायता करनी है, इस प्रकार से। लेकिन बाबर द्वारा आक्रमण किया गया और सांगा द्वारा सहायता नहीं की गई। इस कारण बाबर ने बाबरनामा के अंदर लिखा है कि राणा सांगा ने संधि भंग की थी और इसी संधि भंग के कारण बाबर जो था वह राणा सांगा से बदला लेना चाहता था। पहला कारण। दूसरा जो कारण था वो दूसरा कारण था दोनों का महत्वाकांक्षी होना। दोनों का महत्वाकांक्षी होना। दोनों का महत्वाकांक्षी होना। दोनों का महत्वाकांक्षी होना। इस तरफ जो बाबर था वह चाहता था कि वह हिंदुस्तान, संपूर्ण हिंदुस्तान पर अधिकार स्थापित कर ले और अपने साम्राज्य का विस्तार करें। बाबर के कुछ सैनिक या सेनापति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम स्थायी रूप से भारत के ऊपर
अपना राज्य या अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। और बाबर ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी कि हाँ, हम हिंदुस्तान को छोड़ करके नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान पर हमारा ही शासन रहेगा। इस तरह जो सांगा थे उन्होंने ये सोच करके उसके साथ में संधि की थी कि जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए हैं वह धन लूट करके चले गए थे, तो बाबर भी उसी प्रकार से धन लूट करके चला जाएगा और इसके बाद में दिल्ली पर अधिकार मेरा हो जाएगा। ये सोच करके उन्होंने उसके साथ में संधि की थी। और इसके बाद में उनको पता चला कि बाबर तो जाने वाला नहीं है, तो उन्होंने उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। किसने? राणा सांगा ने। तो दूसरा कारण यही था, दोनों का महत्वाकांक्षी होना। तीसरा जो कारण था वो था राणा सांगा द्वारा आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करना। राणा सांगा द्वारा आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करना। राणा सांगा द्वारा आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करना। जिस समय बाबर ने आक्रमण किया था दिल्ली पर आक्रमण किया, इस तरफ महाराणा सांगा जो है वो सेना लेकर के तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने बाबर की सहायता नहीं की, बल्कि दिल्ली सल्तनत के अधीन जो गांव थे, जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इन्होंने कुंभलगढ़ से 10 मील दूर, रणथंभौर के से आगे 10 मील की दूरी पर जो 200 गांव थे, उन 200 गांवों पर किसने अधिकार कर लिया? राणा सांगा ने अधिकार कर लिया। और वहां पर जो मुस्लिम जनता थी उनको वहां से भगा दिया, उनको बेघर कर दिया। जब ये मुस्लिम जनता बाबर के पास में पहुंचती है और बाबर को कहती है कि राणा सांगा के द्वारा हमारे क्षेत्र को जीत लिया गया है और हमारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, इसकी सूचना बाबर को मिली, तो बाबर आग बबूला हो गया और बाबर ने राणा सांगा के साथ में बदला लेने के लिए सोच लिया था। तो तीसरा कारण ये माना जाता है। चौथा जो कारण है वो चौथा कारण यही है कि राणा सांगा द्वारा अफगान क्षेत्रों को आश्रय देना। राणा सांगा द्वारा अफगान शत्रुओं को शरण देना या आश्रय देना। बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को मार दिया, लेकिन इब्राहिम लोदी का जो छोटा भाई था महमूद लोदी, वह बच गया था और वह भाग करके किसके पास में आया? राणा सांगा के पास में आया आश्रय लेने के लिए। हसन खान करके एक व्यक्ति था, वह भी सेना सहित किसके पास में आया? राणा सांगा के पास में आया और शरण ली। उधर बाबर ने कहा कि महाराणा सांगा, आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे जो शत्रु हैं उनको आप शरण न दे करके मुझे वापस सौंप दीजिए, लेकिन राणा सांगा ने उन्हें सौंपा नहीं। इस वजह से दोनों के मध्य युद्ध हुआ, ऐसा कहा जाता है। पांचवा जो कारण है वह पांचवा कारण है कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण। पांचवा धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण। युद्ध का पांचवा जो कारण है वह है धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण। राणा सांगा जो थे, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राणा सांगा जो थे वह हिंदू धर्म की, यानी कि हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे दिल्ली पर, और भारत के अंदर पूर्ण रूप से हिंदू धर्म स्थापित करना चाहते थे, हिंदुओं को बढ़ावा देना चाहते थे और हिंदू संस्कृति को बचाए रखना चाहते थे। उस तरफ जो बाबर है वह बाबर भारत के अंदर मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था और मुसलमानों को बढ़ावा देना चाहता था। प्रमुख जो बड़े बड़े पद हैं उन पदों पर मुस्लिम शासकों को
बिठाना चाहता था, इस कारण दोनों के मध्य युद्ध हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों के मध्य जो संघर्ष के जो कारण हैं वो ये 5 कारण माने जाते हैं कि इनके मध्य युद्ध क्यों हुआ। इसके बाद में अपन देखते हैं अब बयाना का जो युद्ध है, उस बयाना के युद्ध को देख लेते हैं। इससे पहले मैं कुछ आपको जानकारी नोट करवाना चाहता हूँ, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि पानीपत का जो युद्ध है वो कब हुआ, पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं, उसको भी आप इसमें बीच में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के हिसाब से देखें तो। हाँ, बाबर व इब्राहिम लोदी, यहाँ लिख लीजिए बाबर व इब्राहिम लोदी। बाबर व इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी जो है, इनके मध्य जो युद्ध होता है वह युद्ध होता है पानीपत का युद्ध। बाबर व इब्राहिम लोदी, इनके मध्य होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। बाबर की विजय होती है। इब्राहिम लोदी वीर गति को प्राप्त होता है, यानी कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। अंतिम गुलाम वंश का, यहाँ लिख लीजिए आप, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है। युद्ध के मैदान में एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हो गया था। इसके बाद में आप लिख लेना पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 अकबर व हेमू के मध्य अकबर की विजय। इस युद्ध में किसकी विजय होती है? अकबर की विजय होती है। तीसरा जो युद्ध है वो युद्ध हुआ था पानीपत का 14 जनवरी। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। मराठों की विजय अहमद शाह अब्दाली की
मराठों की पराजय, अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है इसमें। मराठों व, इस यहाँ लिख देना, मराठों व अहमद शाह अब्दाली, मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य, जिसमें अब्दाली की विजय और मराठों की पराजय हो गई थी। इस प्रकार से पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। हाँ, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बयाना का युद्ध और खनवा का युद्ध या खानवा का युद्ध, ये दोनों युद्ध बाकी हैं। इन दोनों युद्धों को हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए इस वीडियो को, अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कीजिए, और आपके साथ में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।